हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे आज क्लास नंबर 6 है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न ये 2010 से 2024 तक जितने भी पशुधन से संबंधित परीक्षाएं हुए उनसे लिए गए। तो आने वाले एग्जाम पशु परिचय जो भी पार्ट है 45 नंबर का, उसमें बहुत ही अच्छा ये कवर हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्नों को अच्छे से समझना। प्रश्न संख्या 1, बैक्टीरियल ऊट होता है 1 कुबड़, 4 कुबड़, 2 कुबड़, कुबड़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बैक्टीरियल ऊट है, उसमें 2 कुबड़ होता है। कितना कुबड़ होता है? 2 कुबड़ होता है। कुबड़ के आधार पर ऊट 2 होता है, 1 कुबड़ वाला, 2 कुबड़ वाला। तो 1 कुबड़ वाला ऊट है, उसका जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये 1 कुबड़ वाला है। 2 कुबड़ वाला जो ऊँट है उसका क्या नाम रहेगा? कैमेलस रहेगा। और इसके बाद में बैक्टीरियनियस। क्या याद रखना लास्ट में? बैक्टीरियनियस, कैमेलस बैक्टीरियनियस 2 कुबड़ वाला ऊँट का नाम है। घोड़ी का गर्भकाल होता है 11 माह 11 दिन, 5 माह 5 दिन, 9 माह 9 दिन, 10 माह 10 दिन। तो जो घोड़ी का गर्भकाल रहता है वो 11 माह 11 दिन। अगर टोटल दिन की बात करते हैं तो 11 33, ये 341 के आसपास। कहीं भी ऑप्शन में आपको 340 भी मिलता है, तो ये एवरेज है, लगभग है, फिक्स नहीं है। आसपास में अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है एग्जाम में तो उसको राइट करना है। 5 माह 5 दिन, ये किसका गर्भकाल है? गर्भावधि है, तो ये भेड़ की, लगभग 150 के आसपास। 10 माह 10 दिन, ये गर्भकाल रहता है भैंस का। भैंस का 10 माह 10 दिन के अकॉर्डिंग 310 के आसपास भैंस का गर्भकाल रहता है, गर्भावधि है। 9 माह 9 दिन, ये गर्भकाल रहता है गाय। किसका? गाय का, लगभग 280 से 282 के आसपास। ये लगभग में है, इसके आसपास भी हो सकता है रेशियो। प्रश्न संख्या 3, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 6.1 किलो कैलोरी, 7.8 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी, 9.9 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन से सब ऑप्शन राइट रहेगा। 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि है वो गाय, घोड़ा, कुत्ता, भैंस। तो कुत्ते में जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो याद रखना, दो विटामिन है, बी और सी। बी का कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स वाले, B1 B3 वगैरह, तो वो हो गया। और सी वाले, ये 2 विटामिन है, ये पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी एडेक, क्या याद रखना? एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। और बी और सी ये जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन विटामिन सी, पानी में घुलनशील है। आपको इसमें से भी पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील कौन सा है, और इसमें से कोई ऑप्शन दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6, नीला तोता कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट को। तो नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। गले में सूजन व पशु के फेफड़ों में खरखर की आवाज़ आती है, तो रोग कौन सा है? गलघोटू रोग में, खुरपका मुंहपका रोग में, एंथ्रेक्स में, लंगड़ा बुखार में। तो याद रखना, अगर गले में सूजन है और पशु के जो फेफड़े से खुर की आवाज़, यानी कि जो जब वो श्वसन क्रिया करता है, श्वास लेता है, तब उसके जो मुंह से खुर की आवाज़ आती है, तो ये कौन सा रोग है? गलघोटू रोग है। कौन सा है? गलघोटू रोग है। इसके साथ में गलघोटू, एंथ्रेक्स और ये लंगड़ा बुखार, ये तीनों जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो इसका किससे? जीवाणु जनित रोग है। और जो खुरपका मुंह का रोग है, ये वायरस से होता है। किससे? वायरस जनित रोग है खुरपका मुंह का रोग, याद रखना। टिक फीवर स्पाइरोकीटोसिस का रोग वाहक है,
किलनी, मिस्सू, माइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो टिक फीवर है उसका रोग वाहक किसके द्वारा फैलता है रोग, तो कौन है, किलनी है। बही प्रजनन आउटब्रीडिंग का एक प्रकार है। भिन्न संकरण या क्रमोन्नति, संकरण प्रजनन, प्रसंकरण, उक्त सभी। तो बही प्रजनन के ये सभी दो ऑप्शन राइट रहेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल है बही प्रजनन के, बही प्रजनन किसे कहते हैं, जो आपस में कोई जो पशु है जिसकी ब्रीडिंग या मैटिंग करवाई जा रही है, आपस में उनमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंधित नहीं है, तो वो जो प्रजनन है वो कैसा आउटब्रीडिंग रहेगा। जिसमें आपस में रिश्ता है या जिसका आपस में संबंधित है तो जो वो है वो अंत प्रजनन हो जाएगा। कौन सा, अंत प्रजनन। जिसमें आपस में रिश्तेदार हो या जो जिसकी एक दो पीढ़ी आपस में रिलेटिव हो तो वो अंत प्रजनन। अगर कोई आपस में संबंधित नहीं है तो वो बही प्रजनन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से चिन्हित करने में दर्द नहीं, अगर आप किसी पशु को चिन्हित करना चाहते हो तो कौन सी विधि है जिसमें दर्द नहीं होता। अ ऑप्शन कान बिनना, ब ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना, स ऑप्शन दागना, द ऑप्शन गोदना। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना, इसमें पशु को चिन्हित करते हैं तो दर्द नहीं होता है। प्रश्न संख्या 11, सींगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आप सींग देखकर अगर पशु की आयु ज्ञात करना चाहते हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, सूत्र क्या है। अ ऑप्शन n+2, ब ऑप्शन n+1, स ऑप्शन n+3, द ऑप्शन n+4। तो ऑप्शन नंबर अ जो है फर्स्ट है राइट रहेगा, n+2 किसका सींगों द्वारा ज्ञात करना है। जब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर किसी पशु में उसके सींग के वलय 1 है तो आपको +2 करना है। n क्या है, सींगों के वलयों की संख्या हो जाएगी, +2 करना है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। गाय में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, जो गाय है उसमें अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 15, 10, 20, 32। तो जो गाय है उसमें अस्थायी दांतों की संख्या 20 रहती है, ऐसा ऑप्शन राइट रहेगा। इसके साथ में याद रखना, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सब में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी रहती है, तो 20 रहती है। और इन सब में स्थायी दांतों की संख्या रहती है कितनी, 32। स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 32 है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 है। याद रखना, एक अपवाद के रूप में याद रखना, ये जो 32 है ये सूअर में अस्थायी दांतों की संख्या है। सूअर में अस्थायी दांतों की अगर संख्या पूछ ले आपको तो 32 रहेगी, और सूअर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। याद रखना, ऊँट में 22 अस्थायी दांत होते हैं और 34 स्थायी दांतों की संख्या होती है। कुत्ते में 28, कुत्ते में कितने होते हैं, 28 अस्थायी दांत होते हैं और 42 स्थायी दांत होते हैं। चलते आगे, मुर्गियों में भार ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अगर मुर्गी है उसका अगर भार ज्ञात करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, मुर्गियों का भार ज्ञात करने की तो पेन तुला, स्प्रिंग तुला, ब्रिज तुला, शेफर विधि, शेफर सूत्र है वो। तो उससे आपको जो मुर्गियों में सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है, पेन तुला होगी। पेन तुला है, एक छोटा सा तुला होता है, उसमें छोटे छोटे पशु है जैसे मुर्गी हो गया या चूहे वगैरह का अगर आप भार ज्ञात करना है, जिसमें छोटे छोटे पशु का अगर भार ज्ञात करने के लिए पेन तुला सर्वश्रेष्ठ विधि है। स्प्रिंग तुला, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी के लिए अगर आपको कुछ भार ज्ञात करना है तो स्प्रिंग तुला बेस्ट रहती है। इसमें आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के पास में रस्सी बांध के उसको स्प्रिंग जैसा तुला होता है उसमें तोल के पाठ्यांक ज्ञात किया जाता है। ब्रिज तुला, ब्रिज तुला बड़े हो पशु हो या छोटे पशु है सबके लिए उपयुक्त है। इसमें जो पशु का जिसका भार ज्ञात करना है उसको ब्रिज तुला पर खड़ा कर दिया जाता है और डिजिटल पाठ्यांक बता देते हैं कि हाँ इतना ये इसका भार है। शेफर सूत्र, शेफर सूत्र गाय और भैंस का जो भार ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो निम्नलिखित में से बधियाकरण की विधि नहीं है। चिरा विधि, देसी विधि, कास्टिक छड़ी, रक्त रहित विधि। तो इसमें याद रखना 100 ऑप्शन है, ये कास्टिक छड़ी विधि ये बधियाकरण की विधि नहीं है। बाकी सिरा, देसी और रक्त रहित विधि ये बधियाकरण की विधियाँ है। क्रायोफ्रीजरवेशन
कितने तापमान पर किया जाता है? 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 196 डिग्री सेल्सियस माइनस 79 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना क्रायो प्रिजर्वेशन माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर होता है। गुम्बोरो नामक बीमारी पाई जाती है। जो गुम्बोरो नामक बीमारी है वो किस पशु में होती है? गायों में, मुर्गी में, बकरी में, भेड़ में। तो जो गुम्बोरो नामक बीमारी है वो मुर्गी से संबंधित है। इसके साथ में याद रखना जब ये गुम्बोरो नामक बीमारी मुर्गी में होती है तो ये सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। किसको? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जिस पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी वो जल्दी से बीमार नहीं रहेगा। इसके साथ में अगर ये गुम्बोरो नामक बीमारी होती है तो पशु की गर्दन झुकाकर साइड में जाके वो बैठ जाएगा, इसके लक्षण है। और सफ़ेद दस्त लगती है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामसर अजमेर, जामडोली जयपुर, जोड़बीड़ बीकानेर, अविका नगर टोंक। सो ऑप्शन राइट रहेगा। जोड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र क्या है? कब लगाया जाता है? 12 से 14 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह। सो ऑप्शन राइट रहेगा। अगर मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि है तो उसके लिए जब टीकाकरण किया जाता है वो 8 से 10 सप्ताह में किया जाता है। भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है? यानी कि जो इसका मूल स्थान है उत्तर प्रदेश है, वो कौन सी है? मुर्रा, ये नीली रावी है, नीली रावी, जाफराबादी, भदावरी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, राइट रहेगा। भदावरी नस्ल है वो उसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश संवर्ग से है। उत्तर प्रदेश में आगरा का जो भदावर क्षेत्र, कौन सा? भदावर। आगरा में जो भदावर क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? भदावर क्षेत्र से भदावरी है और इस भदावर से ही इसका नाम भदावरी रखा गया। नीली रावी कहाँ पर है? नीली रावी सतलज और रावी नदी है उसके आसपास के एरिया में उसका उद्गम स्थल है, उत्पत्ति स्थान है। जाफराबादी, जाफराबादी अगर पूछे तो काठियावाड़, गुजरात के आसपास में अहमदाबाद वाले इलाका है। मुर्रा, मुर्रा कहाँ पर? यूपी, दिल्ली, हरियाणा कि जो रोहतक और हिसार जो इलाका है वहाँ पर मुर्रा का उत्पत्ति स्थान है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो गरीब की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। दरांती सिंह किस नस्ल में पाए जाते हैं? दरांतीदार सिंह किस में पाए जाते हैं? महसाणा, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती। तो सुरती नस्ल में दरांतीदार सिंह पाए जाते हैं। इसके साथ में यार सुरती नस्ल के जो है उसका जो पेट होता है वो नाव के आकार का होता है, बीच से थोड़ा सा बाहर लटका हुआ होता है। प्रश्न बन सका है नाव के आकार का पेट किस नस्ल की विशेषता है? तो सुरती की है, याद रखना। अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है मालपुरा कराकुल से। जो अविकालीन भेड़ है ये संकरित नस्ल है, किन से बनाई गई है? चोकला रेम्बुलेट से, मालपुरा रेम्बुलेट से, चोकला मेरिनो से। तो ये सब ऑप्शन राइट रहेगा। अविकालीन जो भेड़ है ये मालपुरा इनटू रेम्बुलेट से क्रॉस करवा के बनाई गई है। कौन सी? अविकालीन। एक और याद रखना अविवस्त्र, कौन सी? अविवस्त्र। अविवस्त्र ये भेड़ की नस्ल है, ये चोकला प्लस रेम्बुलेट से क्रॉस करवा के बनाई गई है। कौन सी? अविवस्त्र भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, सोनाड़ी, चोकला, बारबरी। जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन चोकला है, वो फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली नस्ल है। इसे इसका ऊन का रेशा है वो तो मेरिनो नस्ल से मिलता जुलता है, इसी कारण से इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो नस्ल कौन सी है? प्रश्न बना हुआ कई बार और वापस भी बन सकता है, तो याद रखना राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ है। जैसलमेरी, चोकला और सोनाड़ी ये भेड़ की नस्ल है, लेकिन ये बारबरी ये बकरी की नस्ल है। इसकी विशेषता है इसको शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं। शहरी बकरी क्यों कहते हैं? कि जो ये आकार में होती है, शारीरिक साइज में छोटी होती है, बौनी नस्ल है, इसलिए इसको शहर में कहीं पर भी छोटे
स्थान पर भी पालन पोषण किया जा सकता है। इसके साथ में याद रखना सोनाड़ी नस्ल है, ये सोनाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर के आसपास। कहाँ पर? उदयपुर के आसपास इलाके क्षेत्र में पाली जाती है। इसकी एक विशेषता है, इसके जो कान होते हैं सोनाड़ी नस्ल के पेड़ के, वो बड़े होते हैं। जब ये चारा खाती है तो इसके कान है वो जमीन को टच करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चरणोत्थर के उपनाम से भी जानते हैं। कौन? क्या? चरणोत्थर। याद रखना, चरणोत्थर या चनोत्थर दोनों आ सकते हैं। चनोत्थर या चरणोत्थर उपनाम से कौन सी भेड़ की नस्ल को जाना जाता है? तो सोनाड़ी हो जाएगा। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है। जो जाफराबादी नस्ल है विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? काठियावाड़, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मोंटगोमरी। ऑप्शन नंबर राइट रहेगा। जो भैंस की जाफराबादी नस्ल है मूल स्थान विशुद्ध रूप से काठियावाड़ की है। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। कुक्कुट जो पॉक्स वो किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित, फम्पुत जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित। जो कुक्कुट पॉक्स रोग है वो विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। साइलेज का किण्वन किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है किण्वन के समय। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, कैप्रा हिरकस, ओविस एरिस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस है। बॉस इंडिकस किसका नाम है? ये बॉस इंडिकस गाय का। किसका है? गाय का बॉस इंडिकस नाम हो जाएगा। कैप्रा हिरकस बकरी का। बकरी का जूलॉजिकल नाम भी आ सकता है या वैज्ञानिक नाम आ सकता है, दोनों एक ही है। याद रखना, कैप्रा हिरकस। मांस वाली भेड़ों की नस्लों में गर्भकाल होता है। जो मांस वाली उत्पादित के लिए भेड़ों की नस्लें पाली जाती है उसका जो गर्भकाल होता है, गर्भावधि होती है, वो कितने दिन की होती है? ये दिन में है सब। किसमें? दिन में। ऑप्शन 144 से 147, ब ऑप्शन 145 से 148, स ऑप्शन 150 से 152, द ऑप्शन 143 से 150। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। जो मांस उत्पादित करने वाली भेड़ें नस्लें हैं उसके जो गर्भावधि है वो 144 से 147 के बीच में रहता है। दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? स ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.666। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स बीमारी है, उसके पशु अगर बीमार है, एंथ्रेक्स बीमारी से ग्रसित है, तो उस पशु की अगर मौत हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके साथ में अगर याद रखना चाहो तो ये रोग किससे फैलता है? इसका जो रोग कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस। किससे? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। इसके साथ में इसके कुछ उपनाम है, याद रख लेना। हो सकता है उपनाम कभी पूछ ले। इसको बावला के उपनाम से भी जानते हैं। क्या? बावला। गिल्टी रोग, विषहरी, ये सब उपनाम किसके हैं? एंथ्रेक्स रोग के ही है विषहरी। वूल शॉर्टर डिसीज की भी नाम थे, क्योंकि ये जो उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर ये फैल जाता है। प्रश्न संख्या 31, गर्बर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो गर्बर टेस्ट है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूध में एसएनए प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट किया जाता है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। विश्व की कौन सी है जिसके ऊन के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ऊन उसकी अच्छी है। कॉरिडोल, मेरिनो, रैम्बोलिस्ट, लिंकन। तो जो वो ऑप्शन राइट रहेगा। मेरिनो को सर्वश्रेष्ठ ऊन के लिए जानी जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? देश है तो स्पेन। याद रखना। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है? जर्सी, थारपारकर, गिर, साहिवाल। तो याद रखना, जो थारपारकर है ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है।
भैंस में गर्भकाल होता है, जो भैंस का गर्भकाल कितना होता है अभी आगे बताया था प्रश्न में, 380 दिन, 151 दिन, 310 दिन, 382 दिन। तो याद रखना भैंस का जो गर्भकाल होता है 310 दिन के होता है। ये 150 के आसपास, 151 के आसपास किसका होता है, तो ये भेड़ का रहता है। किसका रहता है, भेड़ का। और 282 के आसपास गाय। ये लगभग में है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये लगभग में है। ये हो सकता है आपको 280 के आसपास मिल जाए, ये 147 के आसपास से लगा के 150 के आसपास भी मिल जाए। तो आपको राइट करना आंसर। कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है, जो किसके कारण, जो कीटोसिस बीमारी है वो जुगाली करने वाले पशुओं में होती है, वो किस कारण से होती है। अमीबा, परजीवी संक्रमण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ उपापचय, विषाणु के कारण। तो जो कीटोसिस है ये उपापचय बीमारी है। और ये उपापचय का ऑप्शन कौन सा, स ऑप्शन राइट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ उपापचय ही इसका कारण है। बकरी की मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी है, भारतीय नस्ल है, कौन सी है, बारबरी, ब्लैक बंगाल, बीटल, जमुनापारी। तो जो बकरी की कौन सी भारत में नस्ल ऐसी है जो मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए जानी जाती है, उसका पालन पोषण उसके लिए ही किया जाता है। तो याद रखना जो ब्लैक बंगाल है वो मांस के लिए पाली जाती है। ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल का उसका मेन स्थान है, कौन सा, पश्चिम बंगाल का जो नाडिया जिला है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में नाडिया जिला पड़ता है, इसका मुख्य स्थान है, विशुद्ध रूप से वहाँ पाई जाती है और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है इसको। इसके साथ में याद रखना जमुनापारी है, ये जमुनापारी ये यूपी के इटावा के आसपास पाए उत्पत्ति स्थान है। जमुनापारी यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है उसी के कारण इसका नाम जमुनापारी पड़ा, यमुना से ही जमुना रखा गया। बीटल नस्ल ये पंजाब का गुरुदासपुर के आसपास, कहाँ पर, इसका स्थान कौन सा है, पंजाब का गुरुदासपुर के आसपास बीटल नस्ल मिलती है। इंडोस्विस प्रोजेक्ट किस पशु की नस्ल के सुधार के लिए था, गाय, बकरी, भैंस, भेड़। तो ये गाय के लिए था। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, जब मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है उसको यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, जोरिया, बहामान, ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मारवाड़ी भेड़ है उसको यूरोप में जोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोरिया के नाम से। अब ये बहामान क्या है, गिर गाय को जब 1980 में ब्राज़ील भेजा गया, कहाँ पर, ब्राज़ील, तो वहाँ पर ब्राज़ील के लोगों ने उसको क्या नाम रखा, बहामान। याद रखना। वृषभ पालन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में भैंस के मुख्यतः कौन सी नस्ल का संवर्धन किया जाता है, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, उक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट रहेगा, मुर्रा है। पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवाई योजना की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2014। सब ऑप्शन राइट रहेगा। 15 अगस्त 2012 को पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवाई योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 41, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई, दिसंबर 2014, दिसंबर 2016, दिसंबर 2012, दिसंबर 2018। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई। ऑप्शन राइट रहेगा। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, सरसों की जो खली है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है, 35%, 25%, 15%, 55%। ऑप्शन राइट रहेगा। सरसों की जो खली है उसमें प्रोटीन की मात्रा 35% रहती है। NDDB का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो, नेशनल दूध डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डिस्कवरी ब्यूरो। तो स ऑप्शन इसका राइट रहेगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। NDDB का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचारित हो सकता है, संक्रामक लार, संक्रमित मूत्र, संक्रमित जानवर के बाल या वायु से।
संचारित का मतलब है कि वो किससे फैलता है। जो अ ऑप्शन राइट रहेगा, संक्रामक लार। जब आपने रेबीज ग्रसित कोई पशु को देखा होगा, ये ज़्यादातर कुत्ते में आपने देखा होगा आसपास में, तो इसमें जब रेबीज होता है तो इसमें लार टपकती है और उस लार में रेबीज का वायरस होता है जो आगे संचारित हो सकता है। इस रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है जल से डर लगता है इस पशु को जिसको रेबीज बीमारी हुई है। एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? एक मादा जनन कोशिका है तो उसमें अंडाणु कितने बनेंगे? 1, 8, 3, 4 या 3? तो क्या रहते हैं, याद रखना है इसमें एक अंडाणु बनता है। कितने बनते हैं? एक मादा जनन कोशिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसी तरह प्रश्न और भी बन सकता है कि एक शुक्र जनन कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो अगर एक शुक्र कोशिका है तो एक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये प्रश्न आगे बना हुआ है और साइंस भी है आपके ए पार्ट में, तो बन सकता है। अभी ऐसे प्रश्न बना था उसमें पहले कि एक 25 अंडाणु के निर्माण के लिए कितनी जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? तो 25 है। तो उसी तरह 100 शुक्राणु का निर्माण करना है तो कितने की आवश्यकता रहेगी? तो 25 की रहेगी। प्रश्न संख्या 46, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? एम्पुला, सर्वेक्स, इनफंडिबुलम, इस्थमस। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा, इस्थमस है, अंडवाहिनी का भाग नहीं है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? 3 प्रोटोजोआ जनित है, एक नहीं है, वो कौन सी है? सर्रा, दुग्ध ज्वर, थिलेरियोसिस, बबेसियोसिस। ब ऑप्शन राइट, दुग्ध ज्वर है, ये उपापचयी बीमारी है। किससे? उपापचयी दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात है। हड्डियाँ उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का क्या अनुपात रहता है? 3:4, 2:3, 2:1, 1:2। तो याद रखना स ऑप्शन राइट रहेगा। जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात है हड्डियों में वो कितना रहता है? 2:1 रहता है। मेमने व पूंछ हटाने को कहा जाता है? डिटेचिंग, नॉकिंग, डॉकिंग, डिटेलिंग। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। मेमनों में पूंछ हटाने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर रहेगा, याद रखना। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये प्रश्न है जितने भी ये गत परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले पशु परिचय जो बी पार्ट है 45 नंबर का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है।